हेलो आकाश, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया भाई। आप बताओ क्या हाल है। मैं बढ़िया जी। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और आज का क्या टॉपिक रहने वाला है इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम आज का जो डिस्कशन है स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम आकाश अग्रवाल है और हमारा एक ब्रांड है एपी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस करके, जहां पर हम सारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि जो घर के अंदर लगने वाले स्विचेस होते हैं, वायर्स होते हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं, उसके अलावा जो एमसीबीज होती हैं, फैंस होते हैं, ऐसे 600 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी के अंदर बनाए जाते हैं। और ओके। आज का डिस्कशन हम इसी चीज के ऊपर करने वाले हैं कि जो घर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जितने भी लगते हैं वो कितने सेफ है या कैसे उनको और बेटर करा जा सकता है। हम्म। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे कि आपने हमारी पोस्ट में भी देख लिया होगा कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आकाश जो है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन सब चीजों की, तो हम बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि हमें जो है वो जानना जरूरी है आप लोगों के लिए भी। और बहुत सारी इंसाइट जो है आकाश जी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आकाश, सबसे पहले हम जो है, जो किसी भी घर का जो हिडन हीरो प्रोडक्ट होता है, वायरिंग स्विचेस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हर घर की वायरिंग एक जैसी क्यों नहीं होती? डिफरेंट एरिया के लिए अलग अलग वायरिंग क्यों जरूरी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि वायरिंग, जैसे आपका एक नॉर्मल अगर रेस्टोरेंट है तो उसकी वायरिंग डिफरेंट तरीके से होगी, एक फैक्ट्री है तो डिफरेंट तरीके से होगी, एंड घर है तो डिफरेंट तरीके से होगी। तो ऐसा क्यों? भाई ये काफी हद तक डिपेंड करता है वहां की यूजेज के ऊपर। अब एक ओके। घर है तो घर के अंदर क्या यूजेज रहती है, भी ज्यादा से ज्यादा लाइट्स है, फैंस है, या फिर उनके थोड़े बड़े कंपोनेंट्स होंगे, तो वहां पे अलग टाइप की वायरिंग होगी। जहां पर उनको कोई हैवी लोड के अप्लायंसेस यूज करने हैं, वहां पर अलग टाइप की वायरिंग होगी। और जो आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज हो गया, तो वहां पे तो बहुत हैवी टाइप की मशीन्स को वर्क करना है। मशीन्स हो गए या फिर जितने भी उनके इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर एक हैवी लेबर्स पारा सारा काम चल रहा है वहां पे, पूरा पूरा कन्वेयर चल रही है, तो वहां पर एक अलग टाइप की रिक्वायरमेंट हो गई। तो वहां पे सारी इंडस्ट्रियल वायर्स को यूज करा जाता है। हाउस होल्ड के अंदर हाउस होल्ड सेगमेंट अलग होता है, उनको यूज करा जाता है। जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए हैवी गेज की वायर्स होती हैं, हैवी साइजेस की, जैसे कि 6 mm 10 mm की वायर्स को यूज करा जाता है। अगर हमें सिर्फ लेट से की लाइट्स की या फिर फैंस की कनेक्शन करने हैं, तो वहां पर आप छोटे साइजेस को भी यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है हर जगह पे हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट वायरिंग करी जाती है। ओके। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोगों का रहता है कि एक होता है 90 मीटर का बंडल, एक होता है 180 मीटर का बंडल, है ना? तो इसमें जब हम जैसे जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब एक मुझे प्लस पॉइंट भी लगता है कि 180 मीटर में क्या होता है कि ज्वाइंट कम आते हैं। लेकिन क्या गेज का भी डिफरेंस आता है क्या? गेज का डिफरेंस आता है, डेफिनेटली आता है। और वो मतलब वो तो डेस्परेटली लाया जाता है, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं कि 90 मीटर के बंडल्स को तो शोकेस करने के लिए हैवी क्वालिटी में बनाया जाता है उनको। कहीं पे भी उनको अपनी क्वालिटी इन डेप्थ शो करनी होगी ना, तो वो अपने 90 मीटर्स के बंडल दिखाएंगे। लेकिन बेचने का जहां पे टाइम आ जाता है, या फिर मैं कहूंगा कि ज्यादातर ये बिल्डर्स लोग जो होते हैं ना, वो 180 मीटर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। उनको सस्ता करा जाएगा क्योंकि गेज कम करा जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स को रिड्यूस करा जाएगा, थोड़ी सी पीवीसी भी उसकी डिफरेंट टाइप की यूज करी जाती है जो 180 मीटर होता है। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे उसको सस्ता बनाया जाता है। इस वजह से वो मार्केट के अंदर सेल आउट होती है। होती वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, हाउस होल्ड यूज के लिए तो 90 मीटर्स ही बनाई जाती है। ओके। 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 और इसमें मुझे एक चीज और बताइए कि बहुत सारे लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका वायर है, हाँ। तो वायर में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेड रहते हैं, और किस ग्रेड का यूज हमें कब करना चाहिए। मतलब ये जो ग्रेड होता है ना कि जैसे आग लगेगी तो पता नहीं चलेगा, तो अब इसमें एक चीज और भी ये भी आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका फायर, अगर मान लिया उसमें तो बहुत सी स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, तो उसमें ये हम्म। भी तो रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वायर में कुछ इश्यू हो रहा है। तो इस चीज जो पूरा सिनेरियो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो काफी सारे ग्रेड होते हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे लो क्वालिटी से शुरू करूं तो नॉन एफआर वायर आ जाती है। वो वायर की क्वालिटी इतनी लो होती है जो जनरली मार्केट के अंदर विदाउट ब्रांड नेम या फिर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट अगर कोई बनाता है तो वो उस टाइप की वायर को बनाता है, जिसके अंदर वायर के अंदर अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट होने में उसकी जो हीट हुई उस वजह से वायर ने अगर फायर पकड़ ली, तो वो फायर जो है वो वायर के अंदर से एक रूम से दूसरे रूम में, या फिर वॉल से जो छत है वहां तक जगह जगह ट्रैवल कर सकती है। वो जलती रहेगी और जलती रहेगी, आगे तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि वायर तो हमारे पूरे घर के अंदर फैली हुई है। तो वो चीज तो अपने घर में कभी भी नहीं लगवानी चाहिए। सेकेंडली फिर उससे बेटर क्वालिटी आ जाती है जो एफ आर वायर होती है। एफ आर वायर सफिशियंट होती है वैसे तो क्वालिटी के बेसिस में। उसके अंदर वो फायर रेजिस्टेंट होती है। अब उसके अंदर होता क्या है कि आप जब उसके अंदर अगर आग लगा के टेस्ट भी करेंगे या कोई शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो वायर कभी भी फायर को ट्रैवल नहीं करने देगी, वहीं पे आग लगेगी। जैसे ही वो सिंगल पार्ट जल जाएगा वायर का, वहीं पे वो आग बुझ जाएगी। तो वो ओके। सफिशियंट है।
हमारे घर के अंदर इतनी सेफ्टी कम से कम हो जानी चाहिए कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहीं के वही वो हल्की सी फायर स्टार्ट हुई और वहीं के वही वो फायर खत्म हो गई। घर बिल्कुल सेफ है, हर चीज सेफ है, अप्लायंसेस आपके सेफ है। इसके बाद अब इसके अंदर जो और एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ चुकी हैं, जैसे कि FR/SH आ चुकी है, और फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक FR/LS आ चुकी है, जिसके अंदर धुआं भी कम उठता है, स्मोक हम्म भी कम उठता है, काला धुआं नहीं उठता। कई लोगों को ये होता है कि यार वायर के अंदर से काला धुआं उठ रहा है, तो वो नेगेटिव सोचा जाता है, ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, हम्म लेकिन समझा जाता है। तो ऐसी वायर आ चुकी है जो कि बिल्कुल ही धुआं नहीं उठने देती, या फिर व्हाइट व्हाइट हल्का हल्का सा आएगा उसके अंदर, बाकी नहीं आएगा। तो ये हम्म। कंपनीज आगे बढ़ती जा रही है और क्वालिटीज को अपग्रेड करती जा रही है इनकी पीवीसी के अंदर। ओके, तो नॉर्मल घर के हिसाब से अगर हम नॉर्मल एक बंदा जो घर बना रहा है तो उसमें कौन सा ग्रेड जो है सफिशिएंट है? और एक आर के नीची का क्वेश्चन है कि भैया आपसे डायरेक्ट सामान लिया जा सकता है क्या घर के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। उसके लिए हम तो हर जगह प्रोवाइड करते ही हैं सामान। जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पेज के ऊपर डीएम कर देगा। जस्ट वहां पर उनको हमारे एग्जीक्यूटिव्स का नंबर मिल जाएगा और कोई भी कितना भी सामान परचेज कर सकता है। सेकेंडली, जो आपका सवाल है, एक नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर जो बेसिक FR ग्रेड की वायर होती है वो सफिशियंट होती है। उसके सफिशिएंट। बाद जो होता है, कंपनीज जो FR/LS FR/SH ये वो जितनी भी एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी यूज कर करके उसको और एक्सपेंसिव बना रही है, उसका कोई स्पेशल यूज है नहीं। वो सिर्फ आपको अगर एक्सपेंसिव पार्ट पे नहीं जाना तो आप एटलीस्ट FR ग्रेड की वायर को चूज कीजिए। मतलब बेसिकली अगर कोई बजट फ्रेंडली घर बना रहा है उसे मतलब ये है कि मेरे को बेसिक काम करवाना और अच्छा काम होना चाहिए, एफआर ग्रेड सफिशिएंट है। कम सफिशिएंट क्या, मिनिमम है, लेनी ही चाहिए। FR ग्रेड के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। ओके ठीक ओके ओके। है, और वायरिंग एक इसमें ऐसी चीज है ना, वायरिंग आपने एक बार लगवा ली, अब घर मान लो 10 साल के लिए रेनोवेट नहीं हो रहा, 20 साल रेनोवेट नहीं हो रहा, आज लगवा ली वायरिंग, तो आप इजीली चेंज भी नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप आज ही थोड़ी बेटर क्वालिटी की वायर चूज करो, बिल्कुल सस्ते पे बिल्कुल मत जाओ। और ये काफी रिस्क फैक्टर भी क्रिएट कर सकती है अगर वो बिल्कुल खराब क्वालिटी की हो जाएगी तो। ओके ओके। और इसमें मुझे ना एक चीज और बताइए आकाश जी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वायर है वो पुरानी हो चुकी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो वायर जो है वो पुरानी हो चुकी है, अब हमें वायरिंग चेंज करवानी चाहिए? और जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन जैसे होता है तो एक अब आज के टाइम पे अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो 50 से 70 साल उसकी लाइफ रहती है। तो नॉर्मल जो रहता है तो उसकी जो लाइफ है वो वायर की कितनी रहती है? जो वायरिंग, एक तो मैं आपको बताता हूँ वायरिंग का पता कैसे चलता है। एक तो नॉर्मली व्यक्ति को पता चल जाएगा कि अगर उसके घर में शॉर्ट सर्किट्स बढ़ गए हैं, या फिर उसके अप्लायंसेस बार बार खराब हो रहे हैं, या फिर उसकी जो एमसीबीज है वो बार बार ड्रॉप हो रही है। कोई ओके भी अगर उन्होंने घर के अंदर एमसीबीज अच्छी लगा रखी है या आरसीसी भी लगा रखी है और वो बार बार ड्रॉप हो रही है, तो कहीं ना कहीं वायरिंग के अंदर कोई फॉल्ट है। उनको ओके वो वायरिंग के ओके। ऊपर चेंज कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंडली, एक चीज और देखी जाती है कि अगर वायरिंग ज्यादा पुरानी हो जाती है तो वो क्रैक होनी शुरू हो हम्म। जाती है। जैसे ही आप अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड को खोल के देखेंगे आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, या फिर लो क्वालिटी की होगी तो आफ्टर 3-4 ईयर्स, तो वो बेंड करती है। जैसे ये वायर का स्टैंड है, अगर मैंने इसको ऐसे बेंड कर, वहां पे क्रैक आ जाएगा। और अगर ऐसे क्रैक आने शुरू हो गए आपकी वायर के अंदर, तो वो अब लॉन्ग रन के अंदर नहीं चल पाएगी। वो आपको आज ही चेंज कर देनी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल ऐसी वायर को चेंज करवाओ। ओके। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो इसमें का मेरा एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन है कि आज के मॉडर्न होम्स में एमसीबी और आरसीसीबी का सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? मतलब दोनों में से एक यूज करनी चाहिए या दोनों यूज करनी चाहिए? मतलब किस तरीके से हम यूज करना दोनों? हमें दोनों यूज करनी चाहिए। एमसीबीज तो क्या है ना कि आप अपने हर छोटे छोटे कंपोनेंट्स के साथ भी एमसीबी यूज कर सकते हो। अब एक फ्लोर है लेट सपोज, तो उसके अंदर हर रूम्स की अलग अलग एमसीबी हो जाएगी। और कई बार जो स्मार्ट इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं कि एक रूम के अंदर भी 2-3 एमसीबीज दे देते हैं। अभी एसी के लिए अलग दे दी, बाकी लाइट्स के कनेक्शन के लिए अलग एमसीबी दे दी। तो अगर एक फ्लोर के अंदर 3-4 रूम है तो अभी वो 3-4 रूम के कनेक्शन 12 एमसीबीज में डिवाइड कर देंगे, तो वो बेटर रहता है। और एक आरसीसीबी तो एक आरसीसीबी एक ही लगेगी, एक फ्लोर के अंदर एक आरसीसीबी लगा दी, जिससे पूरे फ्लोर की सेफ्टी हो गई। अब बाई चांस किसी के साथ भी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, या फिर कोई ह्यूमन टच में आ गया कोई शॉर्ट सर्किट, तो वो सडनली पूरी आरसीसीबी ड्रॉप करेगी और पूरा फ्लोर जो है सेफ। हम्म इंसान भी हम्म। सेफ है, आपके अप्लायंसेस भी सेफ है, वायरिंग भी सेफ है। आरसीसीबी तो मस्ट है। ओके। और इसमें ना मैंने मोस्टली देखा है कि मोस्टली जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो आरसीसीबी को लगाने से बचते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? आरसीसीबी के कनेक्शंस थोड़े ऑड होते हैं। और सेकंडली क्या है ना, अब मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो यहाँ पर तो आरसीसीबी वो है, मतलब लगानी लगानी है एक तरीके से। ओके। लेकिन दिल्ली के बाहर क्या होता है
कि वहां पे है नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ कि आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी कंपनीज है उन्होंने कर रखा है कि भाई आपको हर घर के अंदर, हर फ्लोर के अंदर एक आरसीसीबी देनी पड़ेगी कनेक्शन कराने के लिए, वरना आपको जैसे एनडीपीएल है तो उसका कनेक्शन ही नहीं मिलता। अच्छा। तो यहाँ के इलेक्ट्रिशियंस ट्रेंड है, लेकिन बाहर के जितने हम भी जितने बाहर के इलेक्ट्रिशियन से बात करते हैं तो वो कभी भी आरसीसीबी को कंसिडर नहीं करते। वो जस्ट बिकॉज सेम रीजन कि उनको उसके लिए बहुत स्पेशल कनेक्शंस अलग अलग से करने पड़ेंगे, पूरी वायरिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, और उस पूरी मेहनत से बचने के लिए वो इसको अवॉइड करते हैं, वो उसकी जगह आइसोलेटर प्रेफर करते हैं। और हम लोग बिल्कुल, अगर कोई राय मांगेगा, बनाते हम भी आइसोलेटर, क्योंकि मार्केट डिमांड है तो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन आइसोलेटर्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आइसोलेटर इज जस्ट लाइक अ स्विच, ओके। उसको ऑन करा वो अपने आप ऑफ भी नहीं हो सकता, ओवरलोड पे भी आइसोलेटर ड्रॉप नहीं करता। मतलब आरसी आपका तो कहना है कि आइसोलेटर का यूज ही नहीं करना चाहिए, उसकी जगह आरसीसीबी यूज करनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप एक एमसीबी को यूज करो, डबल पोल एमसीबी को यूज करो अगर आपको सस्ते में जाना है, और अगर आपके पास बजट ठीक है तो आरसीसीबी को यूज करो। ओके। तो मतलब जो डबल पोल एमसीबी है और जो आरसीसीबी है और एक तरफ एमसीबी होगी, तो इन तीनों में मतलब मेनली डिफरेंस क्या रहता है? इनके ड्रॉप होने के ऊपर काफी डिफरेंसेस होते हैं। एक तो आप जो एमसीबी होती है, डबल पोल की एमसीबी, उसको चेक नहीं कर सकते। अब आपने ओके। कोई एमसीबी परचेज कर ली है, वो इंस्टॉल भी हो गई है, अब वो ओवरलोड पे ड्रॉप कर रही है नहीं कर रही, ये आपको ओवरलोड पे डाल के चेक करना पड़ेगा। बट एक आरसीसीबी के अंदर एक फीचर होता है, उसके अंदर एक टेस्ट बटन दिया गया होता है, तो आप उसको टेस्ट बटन को दबा के चेक कर सकते हो कि हाँ ये आरसीसीबी बिल्कुल ठीक है, आपके घर के लिए बिल्कुल सेफ है, और हमेशा ओवरलोड पे या फिर किसी भी शॉर्ट सर्किट पे वो ड्रॉप कर जाएगी। सेकेंडली, ओके। जो डबल पोल एमसीबी होती है, वो करंट लगने पे शायद ड्रॉप ना करे एक बारी को, वो हमेशा ओवरलोड पे ड्रॉप करेगी। जैसे हमने लेट सपोज 40 एम्पेयर की डबल पोल एमसीबी लगा दी, तो उसका हम्म। सिर्फ एक फंक्शन है कि हमारा लोड जब भी 40 एम्पेयर को क्रॉस करेगा वो ड्रॉप कर जाएगी। लेकिन आरसीसीबी के फंक्शंस, ये तो फंक्शन होता ही होता है आरसीसीबी के अंदर, एक्सटर्नल ये भी फंक्शन होता है कि जैसी कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, कोई शॉर्ट सर्किट होगा, वो तब भी ड्रॉप करेगी। तो उसके अंदर सेफ्टी काफी बढ़ जाती है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉकेट, मेरे कुछ छोटे बच्चे भी है, वो सॉकेट में अपनी फिंगर दे देते हैं, तो सडन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कट भी सडनली जाएगी। सडनली विद इन अ सेकेंड आरसीसीबी ड्रॉप कर जाएगी, आपके पूरे फ्लोर की लाइट चली जाएगी। ओके। तो आई थिंक मुझे लगता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। बाकी ये है कि इसमें बिल्कुल, इलेक्ट्रिशियन का पूरा काम बढ़ जाएगा, बाद में काम बढ़ उनको जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस भी उनकी थोड़ी सी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम्म। लेकिन ये है कि कस्टमर जो है वो सेफ हो जाएगा उसमें। हाँ, जो कस्टमर भाई, हम भी जैसे एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इन बातों को सुन रहे हैं, तो जब भी आप अपने घर की रेनोवेशन कराएं या जब भी कोई नया घर बने, तो एक आरसीसीबी हर फ्लोर में जरूर इंस्टॉल कराएं। ओके। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि ओवरलोडिंग से बचने के लिए सॉकेट और एमसीबी का कौन सा आइडियल सेटअप होना चाहिए? ओवरलोडिंग से बचने के लिए मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको इसके लिए जो लोग गलत करते हैं और वो उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके। वो लोग क्या करते हैं कि 6 एम्पेयर की मान लो सॉकेट हो गई, हम्म। अब उसके अंदर मल्टीप्लग्स को लगा देते हैं, और मल्टीप्लग्स को लगाने के बाद उनके ऊपर हैवी अप्लायंसेस को लगाया जाता है, या फिर हम्म। एक 6 एम्पेयर की सॉकेट के ऊपर आपने दो तीन चीजें एक साथ चला दी। इस वजह से काफी जो है इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं इसकी वजह से। मल्टीप्लग लगा दिया, तीन चार चीजें एक साथ लग रही हैं, या फिर कई जगह हम देखते हैं मल्टीप्लग के ऊपर मल्टीप्लग लगा के आप 8-10 चीजें एक साथ चला रहे हैं, या फिर एक्सटेंशन कोड्स को यूज कर रहे हैं, तो वो एक 6 एम्पेयर का सॉकेट इतना लोड नहीं झेल सकता कभी भी। इस वजह से उसके शॉर्ट सर्किट होने की कुछ जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म। और ये वायरिंग के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि 6 एम्पेयर का सॉकेट है तो एटलीस्ट 1.5 या 2.5 एम्पेयर की वायर उसके साथ कनेक्ट करनी चाहिए, और अगर 16 एम्पेयर का सॉकेट है तो 2.5 या 4 की वायर कनेक्ट करनी चाहिए। लेकिन लोग, या तो अगर लो ग्रेड की वायर ले आए या लो साइज की वायर ले आए, तो भी वो रिस्क बढ़ जाएगा। तब भी आपके अप्लायंसेस को भी रिस्क है, साथ ही साथ जो आपकी सॉकेट्स है उनको भी रिस्क है। हम्म। और जैसे हमने देखा ना कि कई बार क्या होता है कि आपका स्विच बोर्ड या फिर जो सॉकेट है वो गर्म हो जाता है, तो हम्म। इसका मतलब ये क्या सिम्टम है? तो इसका मतलब क्या है? गर्म हो जाता है, वो भी ओवरलोडिंग की वजह से ही गर्म ओवरलोडिंग होता की है। वजह से ही हो जाता है। हाँ, एक ही रीजन है ओवरलोडिंग की वजह से। अब उसका लोड अगर 6 एम्पेयर का, और मैं कॉन्स्टेंटली उसको 10 एम्पेयर 16 एम्पेयर का करंट देता रहूंगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो हीट कर जाएगा। और वही वो मोमेंट होता है कि अगर वो हीट कर गया है वहां पर, अगर आप रुक गए, आपने वो जो कंपोनेंट्स है उन्हें निकाल लिया, तो आप सेफ बच जाओगे। वरना वो एक पॉइंट के बाद जाके वो
कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट दे सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, जल सकता है, आग पकड़ सकता है। ओके। एक मेरा क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन क्वेश्चन, ज्यादातर लोग इसको सुनना भी चाहते हैं कि क्या ब्रांडेड और लोकल स्विचेस और जो वायरिंग का जो डिफरेंस है वो सिर्फ ड्यूरेबिलिटी का होता है, सेफ्टी का भी होता है, मतलब सेफ्टी में भी कॉम्प्रोमाइज होता है? दोनों का होता है बिल्कुल, ड्यूरेबिलिटी का भी होता है, लाइफ का भी होता है, सेफ्टी का भी होता है। जितनी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, मैं अच्छे ब्रांड्स की बात करूंगा क्योंकि कई ब्रांड्स हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी मार्केटिंग की वजह से एक्सपेंसिव है, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जितनी अच्छी क्वालिटी के ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स के अगर आप प्रोडक्ट्स लगाते हो तो डेफिनेटली लाइफ बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। डिफरेंसेस आते हैं, हर चीज के अंदर फर्क पड़ता है। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे, कभी भी पीछे से कंपोनेंट्स को खोल के देखो, अगर अच्छा ब्रांड है ना, तो वो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, पहली बात तो जितने मेटल के पार्ट्स हैं वो टोटल ब्रास यूज करते हैं। और जो अच्छी क्वालिटी नहीं बना रहे या जो सस्ता बेच रहे हैं या फिर जो सिर्फ मार्केटिंग पे जी रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो मेटल को यूज करने लग जाते हैं, आयरन को यूज करने लग जाते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करवाते हैं सिर्फ, और उनको एज अ ब्रास शो करके वो आयरन के पार्ट्स को यूज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के पार्ट्स को यूज कर लेते हैं, वो सस्ता करते रहते हैं चीजों को। तो इन चीजों से बचना जरूरी है। आपको ये पता करना जरूरी है कि आप जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाने जा रहे हो वो ब्रास के तो बने हुए हैं एटलीस्ट। और आजकल एक नई चीज भी काफी कॉमन हो चुकी है कि जो सॉकेट्स हो गए या फिर स्विचेस हो गए, उनका जो पीछे का पार्ट होता है वो पोर्सिलीन का बनाने लग गए हैं, चीनी मिट्टी का बनाने लग गए हैं। तो वो कितनी भी हीट हो जाए, मतलब बहुत एक्सट्रीम की अगर मैं बात ना करूं, तो बाकी किसी भी प्रेशर को वो पोर्सिलीन कंज्यूम कर सकती है, और वहां पर आपके कोई भी पार्ट नहीं जलेगा। तो ये भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि आप जो चीजें खरीदने जा रहे हैं, स्विच सॉकेट्स खरीदने जा रहे हैं, वो पोर्सिलीन के पार्ट के अंदर खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी सेफ्टी भी बढ़ेगी, लाइफ भी बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, मतलब हर बंदा तो इतना एक्सपर्ट है नहीं। अब मान लिया कोई भी स्विच सॉकेट या वायर जो भी लेने जा रहा है, अब वो मान लिया मैं सारे ब्रांड्स को एक बार साइड रख देता हूँ कि वो, एक तो बंदा होता है कि यार मुझे इस ब्रांड का चाहिए, फिर मेरे को यही लगाना है, चाहे भले उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो हम्म। और प्राइस ज्यादा हो। और एक तरफ है कि एक ब्रांड ऐसा है कि जो इतना भले नाम नहीं है लेकिन क्वालिटी बहुत बेटर दे रहे हैं। तो हम क्वालिटी को खुद से ऐसे क्या क्या चीजें इसको चेक कर सकते हैं कि क्वालिटी बेटर है, अगर हम ब्रांड्स को साइड रख दें? तो मैं दो चीजों के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, एक तो वायर्स के ऊपर और एक स्विचेस के ऊपर। सबसे पहले मैं हम्म। स्विचेस का बता देता हूँ। स्विचेस के अंदर, जैसे मैंने अभी आपके लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि अगर आपको मार्केट के अंदर पोर्सिलीन के पार्ट्स मिल जाते हैं ना, तो वो आपके घर की किसी भी चीज को संभालने के लिए सफिशियंट है। थोड़े ओके। रेयर हैं, अभी इतनी इजीली नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलने चाहिए, हर ब्रांड को बनाने तो चाहिए। आप अगर पीछे भी ब्रांड्स प्लास्टिक के लगा देंगे। तो आपके जैसे जी। स्विचेस वगैरह आप भी शायद बनाते हैं स्विचेस, तो आप इस मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? हाँ हाँ, हम बनाते हैं पोर्सिलीन के पार्ट्स के अंदर, हम टोटल सॉकेट्स जितनी भी हैं, स्विचेस भी बनाते हैं। और काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हम पीछे का पार्ट जो है पोर्सिलीन का लगा रहे हैं, और इस वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब जिन्होंने अपने घर के अंदर एक बार पोर्सिलीन के पार्ट्स लगवा लिए, उनको कभी स्विच या सॉकेट चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। ओके, सिर्फ मतलब वो स्विचेस और जलेगा नहीं? सॉकेट्स में, जी, दो मतलब चीजें जलेगा कंसिडर करो नहीं। कि आपके जो भी मेटल लगा हुआ है वो ब्रास लगा हुआ है, पीतल के पार्ट्स होने चाहिए। और अगर आपको चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सिलीन के पार्ट्स मिल गए, तो दोनों चीजें अगर आपके स्विचेस एंड सॉकेट्स के अंदर हैं, तो वो सफिशिएंट क्वालिटी होती है। और मैं बात करूं वायर की, तो जो भी आप वायर चूज करने जा रहे हैं, मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अगर बड़े से बड़े ब्रांड पे भी जा रहे हैं ना, नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो मार्केट के सबसे बड़े बड़े नाम है, क्योंकि उनकी काफी कॉपीज बनाई जाती है। मैं ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, ब्रांड की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मार्केट के अंदर बिकने वाले अधिकतर वायर्स, और छोटे शहरों की अगर हम बात करें, तो वहां पर कॉपी माल बहुत पहुंच रहे हैं। तो हमेशा जो भी हम्म। बड़े से बड़ा ब्रांड आप परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव कर रहे हैं, उसका फायर टेस्ट जरूर करके देखिए, क्योंकि एक सिंपल टेस्ट है जो कोई भी चेक कर सकता है। वायर के अंदर अगर हम एक वायर को स्लाइस करके देखते हैं, तो उसके अंदर काफी सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, हमारे बालों की तरह वायर के अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं। एक सिंगल स्ट्रैंड को आप लीजिए और उसको आप फ्लेम पे रखिए, आपके पास लाइटर है, मैच बॉक्स है, कुछ भी, उसको जला के देखिए। अगर वो सिंगल स्ट्रैंड मेल्ट कर जाता है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं मिक्सिंग का माल है, उसके अंदर कुछ परसेंट एल्यूमिनियम मिक्स है, या वो 100% एल्यूमिनियम है, या आयरन मिक्स है। कुछ भी मिक्सिंग हो सकती है उसके अंदर, क्योंकि जो प्योर कॉपर की वायर्स होती है वो कभी भी बर्न नहीं करती। वो हीट पकड़ लेगी, काली हो जाएगी, लेकिन वो मेल्ट नहीं करेगी कभी भी। यही सेम टेस्ट हमें उसकी पीवीसी को टेस्ट करने के लिए भी करना चाहिए। अगर वो पीवीसी भी फ्लेम पे रखने के बाद अगर आग पकड़ लेती, तो जैसे मैंने आपको एफआर ग्रेड के बारे में बताया था, पीवीसी कभी भी आग नहीं पकड़नी चाहिए। जैसे ही हम उसके अंदर फायर टेस्ट करते हैं और हम फायर उस पीवीसी की वायर से हटाएंगे ना, वैसे ही वहां पर आग बुझ जानी चाहिए, विद इन अ सेकेंड बुझ जानी चाहिए।
तो वो वायर आपके घर के लिए अच्छी है। ओके, तो अब इसमें, अब जैसे आपने बताया कि अभी एक पॉइंट बताया था कि मार्केट में बहुत सारे फेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो अब उन फेक प्रोडक्ट्स की हम क्वालिटी, जैसे आपने बताया एक तरीका तो हमने बता दिया कि कैसे चेक कर सकते हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ और मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं? मैं आपको सच बताऊं तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं। जैसे ब्रांड्स, अब मैं कहूंगा कि भाई डब्बे की बॉक्स की क्वालिटी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो ब्रांड के ओरिजिनल बॉक्सेस होते हैं ना, वो भी मार्केट में सेकेंड हैंड सेल आउट होते हैं। किसी ओके। ब्रांड के किसी जगह पे 1,000 बॉक्स यूज हुए, अब वो 1,000 खाली डब्बे यूज होंगे और कहीं ना कहीं लोकल मैन्युफैक्चरर के पास जाके वो यूज हो जाएंगे। तो वो डब्बे से समझ, क्योंकि वो डब्बा तो ओरिजिनल है, अंदर माल ही तो नकली है। तो हम्म। ये बहुत बड़ा रिस्क है, आप पैकेजिंग से जज नहीं कर सकते। वायर के अंदर यूज होने वाले सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, बाहर की पीवीसी, अंदर का कॉपर। उसको आप फायर टेस्ट करके ही यूज कर चेक कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है आपको डुप्लीकेसी बचाने का। या फिर एक तीसरा तरीका अगर मैं कहूंगा, तो वो है उसका जीएसटी बिल। अगर आप फेक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपका जो वेंडर है, या तो वो आपको जीएसटी बिल नहीं देगा। अगर उसने जीएसटी बिल दे भी दिया तो वो ब्रांड का नाम नहीं लिख सकता उसके ऊपर, अगर वो फेक प्रोडक्ट है तो। ओके। जैसे मैंने कोई भी बात कर लेते हैं, जैसे मैंने मान लो नाइकी के शूज खरीदे और वो शूज फेक है, तो जो मुझे बिल मिलेगा ना, उसके ऊपर सिर्फ शूज लिखा होगा, नाइकी शूज नहीं लिख सकते। समझ गया। अगर वो ओरिजिनल जीएसटी बिल के ऊपर ब्रांड और प्रोडक्ट का नाम साथ साथ में लिखा हुआ है, तो देर आर वेरी लो चांसेस कि वो फेक होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलीगल हो जाता है। और इसमें मैं एक कोई नहीं करता। चीज और मैं एक पूछना चाह रहा था, बहुत एक अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की चीज है, ठीक है जी, अब कंपनी की जो चीज है वो तो काइंड ऑफ ऑब्वियस ही बात है कि बिल के साथ ही आएगी, है ना, तो वो तो चाहे हम्म। बिल ले चले सेम प्राइस मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे शॉपकीपर है वो बोलते हैं कि यार विदाउट बिल इस प्राइस और बिल के साथ ये प्राइस, तो ये क्या फंडा है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस फंडे को भी होता क्या है। देखो, जो ब्रांडेड चीजें होती हैं, जो भी अच्छी कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी को भी मैं कहूंगा या किसी और ब्रांड को भी कहूंगा, सारा काम जो हो रहा है कंपनी लेवल तक, वो 100% जीएसटी पेड ही होता है। हम्म। सब सारा जो परचेज है, सारी जो सेल है, वो प्रॉपर बिलिंग्स के साथ हो रही है। अब किसी वेंडर ने, लेट सपोज कोई भी आइटम हम चूज कर लेते हैं, जैसे मान लो 1 mm का वायर का बंडल है और उसकी एक प्राइस है मान लो 1,000 रुपीज। अब वो उस वेंडर ने जीएसटी पे करने के बाद 1,000 रुपीज की खरीदी है। अब वो क्या करेगा, मतलब उसको वो चीज पड़ गई कोई 850 प्लस जीएसटी की। अब वो 1,000 रुपए पे अपना मार्जिन जोड़ेगा, उसको 1,100 रुपए की बेच देगा। और वो जो 850 प्लस जीएसटी में जो जीएसटी अमाउंट था, वो जीएसटी बिल को अलग बेच देगा। तो इस वजह से वो जीएसटी बिल बेच के भी कमाता है और वायर बेच के भी कमाता है। तो जो वो वायर बेचना चाहेगा, वो कोशिश करेगा तू बिना बिल के ले जा, ताकि मेरा बिल कहीं और बिक जाए। समझ तो वो दोनों जगह गया। अपना मार्जिन कमा लेता है। इस वजह से लोग जो है विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी लोकल मार्केट के अंदर ये सब खेल खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वायर से ज्यादा बिल बेच के ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वायर में तो बहुत लिमिटेड ही मार्जिन रहते इसीलिए तो जीएसटी के मार्जिन बढ़ जाते हैं ना। हैं। जीएसटी 18% है वायर के अंदर। तो जो मेजर मार्जिन का रोल प्ले करते हैं शॉपकीपर लेवल पे, वो जीएसटी करता है। तो इसमें मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे एक जो स्विचेस होते हैं ना, जैसे एक मॉड्यूलर स्विचेस हो गए, तो जो मॉड्यूलर स्विचेस जैसे हम घर में जो यूज करते हैं वो दिखने में ही अच्छे होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी भी बेटर होती है, मतलब वो कैसे अलग होते हैं नॉर्मल स्विचेस से? देखो, नॉर्मल स्विचेस की फंक्शनैलिटी बेटर होती है, हमेशा से होती थी, नो डाउट। लेकिन अब घर मॉडलर बन चुके हैं, हमारी किचन मॉडलर बन चुकी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे इंटीरियर्स आप ही बना रहे हैं, इतने खूबसूरत मकान। तो मॉडुलर स्विचेस तो आज एक नेसेसिटी बन चुकी है। हम्म। मॉडुलर स्विचेस के बिना आप कोई भी घर बना ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब क्या है, क्वालिटी काफी बेटर हो चुकी है। मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा आपको कि वो जो जनरल स्विचेस या फिर जो नॉन मॉडुलर स्विचेस होते थे उनसे बेटर हो चुकी है, अभी तक नहीं हुई है। अभी भी आपके घर के लिए नॉन मॉडुलर स्विचेस शायद ज्यादा लाइफ लेके जाएंगे आगे, ओके। शायद ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि वो यूरिया मटेरियल के बने होते थे। यूरिया मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो किसी भी प्लास्टिक के मटेरियल से कहीं ज्यादा होता है। मॉड्यूलर स्विचेस आज भी एंटायरली प्लास्टिक के ऊपर बन रहे हैं। जितना भी आपको फ्रंट पार्ट दिख रहा है, वो सब प्लास्टिक का बना हुआ है। और जो नॉन मॉडुलर थे, वो यूरिया मटेरियल के ऊपर बने होते थे, जिनकी लाइफ और जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता था। हम काफी क्लोज आ चुके हैं, काफी बेटर क्वालिटी की पीसीज हम यूज करने लग गए, पॉलीकार्बोनेट जिस मटेरियल के मॉडुलर स्विचेस बनते हैं। और बैक पार्ट जब हमने ये पोर्सिलीन लगाने चालू करें या फिर बेटर ब्रास पार्ट्स लगाने चालू करें, तो वो काफी क्लोज आ चुका है। लेकिन आज भी नॉन मॉडुलर ही बेटर है। ओके। और इसमें वायरिंग में ना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जैसे कॉपर एल्युमिनियम है, अब घरों में बहुत सारी जगह कॉपर भी यूज होती है, एल्युमिनियम भी यूज होती है,
तो एल्युमिनियम की वायर्स कहाँ पे यूज होती है और कॉपर की वायर हमें कहाँ पे यूज करनी चाहिए? पूरे घर के अंदर 100% कॉपर वायर ही यूज होती है। अच्छा। एल्युमिनियम वायर सिर्फ एक जगह पे यूज होती है, और वो होती है जो मेन लाइन से कनेक्शन आपके घर के अंदर आ रहा है, दैट्स इट। और ओके। वो भी हम तो आज भी यही प्रेफर करते हैं कि आप वो भी कॉपर में यूज करो। बस ये है कि वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव यूज करनी पड़ती है, जैसे 10 mm या 16 mm की वायर। अगर आप एक जो भी आपका पोल है वहां से एक वायर खींची जाएगी आपके घर तक, तो उसकी लेंथ 16 एम की वायर की कॉपर की काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो आप हम्म। 10 mm की लगा लो, आप 6 mm की लगा लो। 6 mm की कॉपर की वायर 10 या 16 mm की एल्युमिनियम वायर से बेटर है। तो अच्छा। हाँ, तो मैं तो सबको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप वो वायर भी कॉपर में यूज करो, एल्युमिनियम मत यूज करो। तो इसमें ऐसा भी तरीके से for example, एल्युमिनियम की वायर जैसे हमने बताया कि हम यूज कर सकते हैं वहां पे और एक जगह करते हैं, तो अगर वहां पे यूज करते हैं तो हमारे बिजली के बिल पे ही फर्क पड़ जाता है क्या कॉपर और एल्युमिनियम को यूज करने में? नहीं नहीं, बिजली के बिल पे कोई फर्क ये नहीं क्योंकि पड़ता इन कहते चीजों से। हैं कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एल्युमिनियम का और उसका कम। रेजिस्टेंस ज्यादा कह सकते हैं आप होता है, मतलब वो इतना नेग्लिजिबल फर्क होता है। मतलब बेसिकली उसमें वेस्टेज कम हो जाती है ना बिजली की कॉपर में। हाँ, ये तो होता है। अब जैसे आप ये भी देखो, फैन बनते हैं, तो अगर हम्म। फैन के अंदर एल्युमिनियम वाइंडिंग लगाई जाए या फिर इन एक्सचेंज विद कॉपर वाइंडिंग लगाई जाए, तो जो कॉपर वाइंडिंग वाला फैन होगा वो एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम वाइंडिंग कम बिजली कंज्यूम करेगा, सस्ते में चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा फर्क आपके सभी अप्लायंसेस के अंदर इस चीज का पड़ जाएगा, अगर आपकी वायरिंग कॉपर की हो जाएगी तो। मेरा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन हो रहा है कि मार्केट में इतने सारे एक्सटेंशन बोर्ड अवेलेबल है, बेस्ट कौन सा होता है और कैसे सेलेक्ट करें? बेस्ट कौन सा होता है? देखो, जो एक्सटेंशन बोर्ड्स आते हैं ना, वो 6 एम्पेयर एंड 16 एम्पेयर दोनों के अंदर आते हैं। तो जो बेस्ट एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, वो 16 एम्पेयर का कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 16 एम्पेयर पहले ही सॉकेट के ऊपर उसका लोड ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। और आप एक 16 एम्पेयर के सॉकेट के अंदर से 3-4 16 एम्पेयर के सॉकेट अगर निकाल देंगे एक्सटेंशन बोर्ड की हेल्प से, तो वो सस्टेनेबल नहीं रह सकता। वो बहुत जल्दी बर्न कर जाता है, उसके अंदर बहुत मेजर कंप्लेंट्स रहती है। भाई, हमने अगर एक बोर्ड के अंदर 3 16 एम्पेयर के सॉकेट लगा दिए, एक पे कोई कूलर चला रहा है, एक पे कोई हीटर चला रहा है, एक पे कुछ चल रहा है, अलग अलग अप्लायंसेस चल रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। 6 एम्पेयर के एक्सटेंशन बोर्ड्स ही यूजफुल होते हैं, अगर वो ब्रास पार्ट्स के बने हुए हैं, और वो भी 2 या 3 कनेक्शन से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। सिर्फ 3 कनेक्शन मैक्सिमम होने चाहिए। और ये जो उसकी यूजेज होती है वो यूजर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आप उसके ऊपर चार्जर यूज कर रहे हो, छोटी मोटी चीजें यूज कर रहे हो, तब तक तो वो ठीक है। जैसे ही आप उसके अंदर कुछ हैवी लगा देंगे, आपने ओवन लगा दिया, आपने कोई हीटर लगा दिया, वैसे ही चाहे कितने भी बड़े ब्रांड का आप ले लो, वो फूक जाएगा। हम्म। तो इसमें ना एक टर्म और आपने सुनी होगी आजकल, स्मार्ट स्विचेस और क्या बोलते हैं स्मार्ट होम्स, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी है, तो जी जी। इसकी डेफिनेशन क्या है मुझे बताइए। जो स्मार्ट स्विचेस होते हैं वो बेसिकली आजकल आईओटी स्विचेस आने लग गए हैं, इंटरनेट ओवर थिंग्स होने लगे हैं, जिसके अंदर स्विच को आप अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करके और एक एप्लीकेशन के थ्रू अपने फोन से चला सकते हैं। मतलब आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे बैठे अपने घर को देख सकते हैं कि आपके घर के कितने अप्लायंसेस चल रहे हैं, कितने अप्लायंसेस जो है बंद हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो कंबाइंड होती है, क्लब करके एक स्मार्ट होम को क्रिएट कर देती है। जैसे हम भी बेचते हैं, टच स्विचेस हम बेचते हैं, वो स्मार्ट स्विचेस के अंदर ही एक कैटेगरी है, जिसके अंदर आप स्विच को जो है टच करके ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप हमारी एक एप्लीकेशन है एपी फाई के नाम से, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उन स्विचेस को कनेक्ट करा जा सकता है। और फिर आप फोन से अपने घर के हर अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ, या काफी सारे उसके अंदर छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं, कितनी देर में स्विच ऑफ हो जाए वो सेट कर सकते हैं, कितने बजे ऑन हो कितने बजे ऑफ हो, ये सारे फीचर्स उसके अंदर होते हैं। और थर्डली, इनके अंदर एक और फीचर होता है, अगर आप अपने घर के अंदर अमेजोन अलेक्सा यूज करते हैं, या फिर फोन के अंदर आप एप्पल फोन यूज करते हैं, तो सिरी को बोल के इन सब वॉइस कमांड्स के थ्रू भी आप इन सब स्विचेस को रन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो एक लाइफ स्टाइल का चेंज है, ये धीरे धीरे आ रहा है। और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर काफी घर जो होंगे वो स्मार्ट होम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो आपका भी जो है वो स्मार्ट स्विच आता है वैसे? हाँ हाँ, हमारा स्मार्ट स्विच आता है। जैसे आपने बताया कि हम आपकी ऐप भी आपने बताया था कि जो है ना। हाँ हाँ, हमारी अपनी एप्लीकेशन है एपी फाई के नाम से, और हम्म। उसके अंदर हम जितने भी स्विचेस बेचते हैं वो सारे स्मार्ट स्विचेस बेचते हैं। और ओके। पूरा जो आपका घर है, रूम बाय रूम उस ऐप के अंदर आ जाता है। आप अपना बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, हर जगह उसके अंदर रूम्स बना के पूरा घर फोन पे देख सकते हैं।
और दुनिया में कहीं से भी उसको ऑपरेट करा जा सकता है, लेस देन अ सेकंड के अंदर वो रिस्पॉन्स करता है। और इसमें मेरा ना एक क्वेश्चन और है, जैसे एक आजकल एक बहुत सारी मतलब ये मेड इन इंडिया मेड इन चाइना का भी बहुत ज्यादा आजकल जो चल रहा है, तो मुझे बताइए कि चाइना और इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में क्वालिटी और लाइबिलिटी का कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर चाइना बहुत आ गया फिर इंडिया बहुत आ गया, फिर कंपेयर अभी नहीं कर सकते हम? अगर मैं स्विचेस के बारे में बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि चाइनीज स्विचेस इंडिया में नहीं बिकते, वायर्स थोड़ी बहुत बिकती हैं। मेन जो पार्ट चाइना आज इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर इंडिया के अंदर बिकता है तो वो सिर्फ एलईडी लाइट्स के अंदर लीड करता है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो लीड करता है एलईडी लाइट्स के अंदर। स्विचेस हम ओके। अपने खुद बना रहे हैं क्योंकि हमारी जो पिन्स होती है वो बाकी सब कंट्री से अलग होती है। हर कंट्री का जो पिन सेटअप है वो थोड़ा थोड़ा डिफर होता है। तो चाइना के अंदर ना तो हम लोग ना तो हमने कोई आज तक डिमांड जनरेट करी कि आप इंडिया की पिन्स के अकॉर्डिंग बना के दो, क्योंकि हम खुद सफिशिएंट है उनको बनाने के। और वायर्स भी हम लोग खुद सफिशिएंट है अच्छी क्वालिटी के वायर्स बनाने के अंदर। चाइना की तो चाइना कॉपर वायर्स मार्केट के अंदर मिलती है, बहुत ही लो ग्रेड क्वालिटी की होती है। हमारी वायर्स के कंपैरिजन में वो हाफ प्राइस पे मिल जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप उनको फायर टेस्ट करके देखेंगे तो वो हाथ के हाथ पूरी की पूरी वायर मेल्ट कर जाएगी फ्लेम के ऊपर। तो वो हम्म। बहुत लो क्वालिटी की चीजें हैं। और एक पॉइंट ये भी होता है कि जब कोई इंडियन वेंडर जाता है चाइना से प्रोडक्ट्स परचेज करने, चाइना अगर अच्छे क्वालिटी बना भी सकता हो तो भी हम इंडियंस जाके उनसे कहते हैं भैया आप हमें सस्ते से सस्ता बना के दो, क्योंकि चाइनीज नाम के ऊपर तो सस्ता ही बिकेगा इंडिया के अंदर, अच्छी क्वालिटी बिकेगी ही नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप तो सही कह रहे इंडिया हैं। में आने वाला जितना भी चाइनीज माल होता है ना उसके ऊपर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी देखते हैं कि स्विच बोर्ड हमने यूज करा और हमें जस्ट करंट लगा, तो मतलब इसको हम क्या सिम्टम माने कि हमारी वायरिंग में कुछ मिस्टेक हो रखी है, या फिर वो उसको वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है अगर इस टाइप की शॉक लगता है हमें? दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। वायरिंग फॉल्ट की वजह से भी करंट लग सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका हाथ गीला है, जो कि हमने नॉर्मली सुना है कि भी गीले हाथ बोर्ड्स पे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, तो पानी से भी करंट लगता है। सेकेंडली, आपने जिस पर्टिकुलर स्विच को टच करा है उस स्विच के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है जिस वजह से आपको करंट लगे। या फिर अर्थिंग अभी नहीं हो रखी? अर्थिंग भी हो सकती है, अर्थिंग भी एक मेन रीजन है, या फिर जो आप अप्लायंस यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी करंट लग सकता है। काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं। अभी हम्म। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक कंपनी ने एक स्विच लॉन्च करा था, अगर आपने भी मार्केट के अंदर देखा हो, तो वो एक स्लीक स्विच था जो कि सेंटर से सिल्वर कलर का होता था। उसकी जो नॉब पार्ट होता है फ्रंट पार्ट वो सिल्वर कलर का होता था। कंपनी ने ज्यादा पता नहीं क्यों नहीं रिसर्च करी और वो जिंक का बना हुआ होता था। अब ओके। हुआ क्या कि अंदर से जब उसके जो बैक पार्ट है वहां पर वायरिंग कनेक्शंस वगैरह हुए, लोगों के घर के अंदर वो स्विच इंस्टॉल हुआ। अब वो होने को तो उसके अंदर जो जिंक पार्ट है और जो पीछे का मेटल पार्ट है उसके बीच में थोड़ा सा गैप था, लेकिन इतना गैप से भी जो करंट है वो ट्रांसफर कर जाता है। तो उसके बाद अच्छा। कई मतलब 10 में से 8 लोगों को उस स्विच के अंदर करंट महसूस हुए हैं। तो फिर कोई भी रीजन हो सकता है, वो तो रिसर्च के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में करंट लगा क्यों। ये आपने बहुत मतलब आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि हल्का सा अगर गैप भी हो तब भी जो है वो करंट आर पार पास हो सकता है। हमारा जो हाथ है, मान लो मैं अपने हैंड की बात करूंगा, तो ये भी हल्का सा जो है मॉइस्चर हमारे हाथ पे रहता है। तो अगर पानी हाथ पे हो और उसके बाद स्विच की प्लास्टिक लेयर को क्रॉस करके भी हमें करंट लग जाता है, लगता है आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा, हम सबने बचपन में वो करंट खा रखे हैं। क्यों भाई, स्विच तो फिर भी प्लास्टिक का था, प्लास्टिक से तो करंट पास नहीं होता, फिर क्यों हमें करंट लगा? हमें करंट इसलिए लगा क्योंकि वो हमारे हाथ गीले थे। और गीले हाथ तो हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट पॉइंट परसेंटेज में अगर हम जाए तो हमारा हाथ हर वक्त गीला होता है, क्योंकि हमारे हाथ पे मॉइस्चर तो हर वक्त होता है। तो वो एक सेफ्टी जरूर रखनी चाहिए हमें। ओके। बहुत बढ़िया तरीके से बताया हमने। एक मेरा अपनी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि नॉर्मल जैसे जो इंडियन घर बनते हैं, मतलब आपने भी देखो, आपको भी काफी टाइम हो चुका, काफी एक्सपीरियंस है, तो आपने एक ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक जो कि हम देखिए ज्यादातर जो है वो इंडियंस अपने घर में करते हैं जब भी वो बिजली का काम करवाते हैं? सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोग अपने घर में आरसीसीबी को अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। वायरिंग कराते वक्त लोग जो वायर्स होती हैं वो लोकल क्वालिटी की परचेज कर लेंगे, तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, वो कभी नहीं करनी चाहिए। एक वायर के ऊपर आपको हमेशा एक ट्रस्टेड ब्रांड से ही वायर खरीदनी चाहिए। ये एक हम्म। बहुत बड़ा। और एक अर्थिंग जो लोग बहुत अवॉइड करते हैं, लोग अपने घरों के अंदर अर्थिंग नहीं करवाते।
हम्म। और चलो, जिसका जड़ से बना हुआ घर है उसको तो मैं कहूंगा कि वो लोग फिर भी करा लेते हैं कुछ परसेंट के अंदर। लेकिन जिनके फ्लैट्स बने हुए हैं और जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, मैं कई जगह देखता हूँ कि भाई 10-10 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं और वहां पे अर्थिंग ही नहीं हुई हुई। तो वो बहुत हम्म। बड़ा मिस्टेक है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा प्रॉपर अर्थिंग अपनी वायरिंग के साथ करवानी चाहिए घर के अंदर। लेकिन अर्थिंग भी तो ये कुछ बहुत सारे पॉइंट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना, अर्थिंग भी काफी डिफरेंट टाइप की होती है। अब किसी को पता कैसे चलेगी कौन सी अर्थिंग बेटर है और कौन सी अर्थिंग जनरली करवानी चाहिए नॉर्मल कर। अर्थिंग काफी तरीके की होती है। अब ये इन डेप्थ नॉलेज के लिए उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसके जितने भी पार्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, या तो वो पार्ट्स वाले उनको गाइड करेंगे, या फिर यूट्यूब पे उनको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी कौन से पार्ट से कितनी वोल्टेज की अर्थिंग करानी चाहिए, कितने बड़े घर के अंदर कैसी कैसी अर्थिंग से वो सफिशियंट रहेगा। इसकी एक थोड़ी हम्म। सी इन डेप्थ नॉलेज एक कंज्यूमर को होनी चाहिए, ताकि वो अपने घर के लिए परफेक्ट चूज कर सके। क्योंकि हो सकता है जो उनका इलेक्ट्रिशियन है वो उनको राइट नॉलेज ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ना मेरे को एक क्वेश्चन और था कि जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों की सेफ्टी के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए दो चीजें मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं। एक तो ये कि स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर हाइट पे इंस्टॉल कराना चाहिए। लोग कराते हैं कि भाई बहुत नीचे, कुछ बोर्ड्स नीचे लगा दो जी, कुछ बोर्ड्स ऊपर लगा दो, ताकि उनको सारी जगह कन्वीनियंस हो जाए। लेकिन नीचे वाले बोर्ड्स में बच्चे उंगली दे सकते हैं। हैं? लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जैसे ज्यादातर मैंने एक चीज और देखी कि पावर सॉकेट लगाना है तो हमें 18 इंची पे लगाना है, 20 इंची पे लगाना है, 21 इंची पे लगाना है। तो इसका कोई थंब रूल है, फिर हम इसको पावर सॉकेट को थोड़ा हाइट पे भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई थोड़ा दिक्कत नहीं है? दिक्कत कोई नहीं होती, दिक्कत नहीं है इन चीजों की वजह से। आपको हाइट पे ही लगाना चाहिए। वो जरूर है कि आपके जो रूम में बेड के पास है, चलो ठीक है, आपको फोन चार्ज करना है रात को, तो वो कुछ सॉकेट्स एक आधे आप बेड के पास इंस्टॉल कर लो। और वो भी मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि शटर सॉकेट्स को ही इंस्टॉल करा जाए। कभी भी नॉन शटर सॉकेट्स को इंस्टॉल ना करें अपने घर के अंदर। नॉन शटर लेकिन बहुत सॉकेट्स सारे के अंदर। लेकिन बहुत जी। सारे मैंने देखा है कि जैसे शटर सॉकेट हमने लगाए वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं क्या लगा दिया, इसको हटवाओ। तो अंदर हम जब इसमें लगा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है इसको करने में। तो इस जो चीज के मेन दिक्कत होती है मैं आपको बताता हूँ कि ना, कुछ ब्रांड्स की सॉकेट्स के अंदर क्या दिक्कत आती है कि जब हमें यूज क्या करना है, हमें अपने फोन्स को चार्ज करना है, इससे ज्यादा हमें सॉकेट्स का क्या ही यूज होना है। तो पावर सॉकेट्स के अंदर ना, जब हमें चार्जर यूज करना होता है तो ऊपर से भी शटर को स्लाइड करना पड़ जाता है। लोगों को अपने पेन पेंसिल या कुछ भी उसके अंदर फंसाना पड़ता है, ताकि वो स्लाइड डाउन हो जाए और वो चार्जर्स को यूज कर सके। लेकिन अब हम्म। इतने अच्छे सॉकेट्स आ चुके हैं कि आप डायरेक्ट चार्जर्स को यूज कर सकते हैं। हमारी कंपनी के भी जो शटर सॉकेट्स हैं, उनके अंदर हमने फैसिलिटी दे रखी है कि आप डायरेक्ट जो है अपने चार्जर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने लगा रखा है। हाँ जी, तो हाँ ये जी, मेरे एक ब्रांड का सॉकेट है, अगर ये विजिबल है तो। और हाँ अगर मैं जी। इसको निकालूंगा तो यहाँ पर शटर इंस्टॉल करा हुआ है हमने। और ये शटर हम्म। लगाने के बाद भी डायरेक्ट मैंने इसके अंदर टू पिन इजिली टॉप लगा दिया। इजिली चला गया वो। इजीली चला गया। तो ये हम्म। आप ये जरूर अपना, जब भी आप नए स्विच सॉकेट्स को परचेज कर रहे हैं, अपने घर को बना रहे हैं, तो इन चीजों को कंसीडर करो कि शटर वाले पार्ट्स को यूज करो। लेकिन वो शटर इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। वो फिर आपको कहीं ना कहीं जाके वो शटर हटवानी पड़ जाएगी, अगर आपको रोज उसके अंदर पेन पेंसिल घुसाने पड़ेंगे तो। गॉट इट। और इसमें फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये तो हमने अभी तक हमने बात कर दी नॉर्मल, अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्विच सॉकेट हो गए या फिर लाइट्स हो गई, हमें आउटडोर में इंस्टॉल करनी है। जैसे आउटडोर में फसाड हो गया, आपका ओपन टेरिस गार्डन हो गया, तो वहां पर हमें अगर हम यूज करते हैं तो हमें वहां पर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ब्रांड्स इंडिया के अंदर बनाते हैं जो आउटसाइड के लिए वाटर प्रूफ स्विच सॉकेट्स बनाते हैं। स्विच सॉकेट्स तो खैर वाटर प्रूफ नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर एक आउटर बॉक्स चढ़ जाता है, जिनसे वो फुली कवर्ड हो जाते हैं और वो वाटर प्रूफ बन जाते हैं। तो उन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। या फिर क्या है, आप अपने आर्किटेक्ट को बोलो, और जहां पे भी आपने आउटसाइड स्विच सॉकेट्स के प्लेट्स को इंस्टॉल करा है, उसके ऊपर वो एक इस तरीके की वॉल बना देते हैं, और उस वॉल के नीचे जो है स्विच सॉकेट्स आ जाते हैं। तो वो एरिया आपका फिर सेफ हो जाता है। तो ये दो तीन चीजें आपको देखनी चाहिए। थर्डली, कोशिश करो कि जहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वहां हम्म। पर स्विच बोर्ड को इंस्टॉल ना करो। आप एक बार आपको जरूर इस चीज को देखना पड़ेगा कि आपके घर के अंदर कहाँ कहाँ पे लाइट आ रही है, कौन सा एरिया है जहां पर वो सनलाइट नहीं पड़ती। कोशिश करो जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही है आप वहां पे इंस्टॉल करो। वरना वो जो प्लेट होती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम येलो पड़ जाती है, बर्न हो जाती है, और कुछ ना कुछ 2-4 साल के अंदर उसके अंदर नुकसान हो जाएगा, वो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। नहीं तो इसमें जैसे एक्सटीरियर ग्रेड के मटेरियल आते हैं, तो क्या एक्सटीरियर ग्रेड के भी आपके स्विच सॉकेट या उसकी प्लेट्स वगैरह आती हैं जो यूवी प्रोटेक्टेड हो? हाँ,
हाँ आती है। एक मॉडल होता है हमारा एक्रेलिक के अंदर, उस मॉडल को बनाया जाता है और वो यूवी प्रोटेक्टेड होती है। उस मॉडल के अंदर कभी भी जो है वो सन बर्न की वजह से कलर चेंज नहीं होता प्लेट का ओवर अ टाइम, ओके। जो होता है जनरली। ओके, और अभी अभी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पूछने से पहले नीचे जो भी हमें देख रहे हैं, तो उन लोगों के आपसे आप लोगों के क्वेश्चन अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, आप लोगों के कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह है तो वो भी हम साथ साथ पिक कर लेंगे। हम्म। और एक क्वेश्चन हर्षित का है कि मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा वायर में कितना गेज वायर होता है? सभी वायर्स के अंदर सेम गेज होता है। एक कंपनी के चाहे आप 1 mm वायर ले लो या जो उसकी 10 mm वायर ले लो, उनका गेज सेम होता है। गेज एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप एक वायर को छील के देखेंगे और उस वायर के अंदर सपोज 14 स्ट्रैंड्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं 1 mm वायर के अंदर 14 कॉपर के स्ट्रैंड्स होते हैं। तो एक वायर के स्ट्रैंड जो 14 है उनमें से एक स्ट्रैंड की थिकनेस को गेज बोला जाता है। हम्म वो एक, हम्म। अब 1 mm है तो उसके अंदर 14 स्ट्रैंड्स हैं। अगर 1.5 mm है तो उसके अंदर 21 स्ट्रैंड्स हैं। स्ट्रैंड तो वही है ना। 10 mm है तो 10 × 14 कर देंगे तो 140 स्ट्रैंड्स हो जाएंगे उसके अंदर। हम्म। तो जो गेज है वो सारी वायर्स के अंदर कॉमन होता है। सेम गेज आपको सब साइजेस के अंदर मिलेगा। अगर ये मार्केट पर्सपेक्टिव से वो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मार्केट के अंदर जनरली बिकने वाला जो गेज होता है वो 10 to 11 होता है। कोई भी अंडर 10 गेज की जो वायर होती है वो अच्छी क्वालिटी नहीं कंसिडर करी जाती। 10 सफिशियंट गेज होता है घरों में लगाने के लिए। ओके, और ये आकर्षा जी का क्वेश्चन है, शिवम सर टेल मी अबाउट योर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर सर्वे। ओके, अच्छा मेरे लिए क्वेश्चन है। तो बेसिकली हम जो है इंटीरियर और आर्किटेक्चर की जो सर्विसेज है वो आपका पैन इंडिया प्रोवाइड करते हैं इन डिजाइनिंग बेसिस पे। बाकी टर्नकी वाला जो वर्क है वो हम सिलेक्टेड एरियाज पे करते हैं, जहाँ पे कि हम खुद उसको अच्छे से ऑपरेट कर सके। हमारे कुछ जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारे जो टाई अप्स हो रखे हैं, तो ये जो है सिंपल हम करते हैं। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं हमारे यूट्यूब पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें हमने शेयर कर रखी है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो आकाश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंडियन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन दे सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है? वायर्स दे सकती है, नो स्विचेस डाउट। वगैरह अभी नहीं दे सकते? देखो शिवम भाई, स्विचेस कंपटीशन देने का सवाल जब आएगा जब ग्लोबल लेवल पे इंडियन पिंस को एक्सेप्ट करा जाएगा। अभी इंडियन पिंस लगती कहाँ पर है? इंडिया में लग रही है, हाँ, ये बात तो अफ्रीका बिल्कुल में सही लग है। रही है, लंदन वगैरह में पहले थोड़ा था कि लंदन इंडियन पिन सेम है क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमें ये पिन दी है। लेकिन उन्होंने हमें ये पिन देने के बाद खुद की बदल ली। हम्म तो अगर आप अब लंदन में भी जाके देखोगे तो वहां की पिन्स भी हमारी पिन से थोड़ी सी अलग हो चुकी है। तो हम्म। हम अपने इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट्स बाहर प्रोवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे हमारी डिमांड ही नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा आकाश आपसे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल फोन हो गए, चाहे वो आपके आईफोन्स हो गए या एंड्रॉइड फोन्स हो गए, आजकल ये टाइप सी एक स्टैंडर्ड बन चुका है अगर हम ग्लोबली देखें। तो ये जो चीज है ये ग्लोबली में एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो सकता स्विच और सॉकेट को लेकर के? मतलब। हम भी इस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं। कुछ कंपनी ओके। से बात हमने भी करी है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करी हुई चीजें हैं। कुछ कंपनीज खड़ी हो जाएंगी तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने हर जगह की एम्पेयर रेटिंग अपने हिसाब से सेट कर रखी होती है। वॉटेज हम्म कितनी, जो उनकी करंट वॉटेज है वो कितनी कितनी है। अब आप इंडिया में देखेंगे तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो है 220 200 से लेकर 250 तक की करंट रेटिंग रहती है इंडिया के अंदर। इधर हम्म। अगर आप जापान चले जाएंगे तो उनकी करंट रेटिंग 50 60 70 रहती है। तो सेम तो हो ही नहीं सकता ना, उनको अपने लिए अलग, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स भी उनको अपने लिए अलग बनाने पड़ते हैं, हमें अपने लिए अलग बनाने पड़ते हैं। आप इंडिया में चलने वाले फ्रिज ओवन जो हो गए, ये सब जापान में यूज नहीं कर सकते और जापान के इंडिया में लाकर यूज नहीं कर सकते। तो सब कुछ हम्म इलेक्ट्रिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कंट्री वाइड अलग अलग बनाए जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि स्विचेस और जो सॉरी जो पिन्स अगर वो सेम हो जाएंगी तो इंडियन जो कंपनीज है उनके लिए बाहर का मार्केट जो है वो ओपन हो जाएगा, और हालांकि बाहर के लोगों के लिए भी इंडियन मार्केट ओपन हो जाएगा। सिर्फ कंपटीशन भी पिंस थोड़ा नहीं, बढ़ता है। वहां का करंट रेटिंग भी हमें सेम करनी पड़ेगी पिंस के साथ साथ। ओके, गॉट इट। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में इनोवेशन कौन से नए ट्रेंड लेके आ रहा है? तो जो रीसेंट टाइम्स की मैं बात करूं तो अभी जिस प्रोडक्ट की हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी थी, जो स्मार्ट होम सॉल्यूशंस है, वो सबसे ज्यादा इनोवेशन के अंदर चर्चा में है। जो प्रोडक्ट है उसके अंदर नए नए टाइप के डिवाइसेस रोज आए जा रहे हैं, रोज आए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा भी टेस्टिंग फेज चल रहा है, अभी तक हमने उस बारे में किसी से भी बात नहीं करी है। आज आपके साथ लाइव है तो एक डिस्कस कर लेते हैं कि हम भी एक डोर लॉक फोन लॉन्च करने वाले हैं। मे बी इस साल के एंड तक हम लॉन्च कर देंगे।
उसके अंदर हम क्या क्या फीचर्स लेकर आ रहे हैं कि वो जो डोर लॉक फोन है वो आपके घर के इंटरनेट से कनेक्ट कर जाएगा, सेकेंडली वो हमारी वाईफाई से कनेक्ट कर जाएगा। जैसे ही कोई डोर में बेल करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, जस्ट टच करना होता है उसको भी, तो आपके फोन के ऊपर बेल बजेगी। विद इन सेकंड आपको फोन फोन आएगा आपके फोन के ऊपर। आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपको घर के अंदर होना ही कंपलसरी नहीं है, आप दुनिया में कहीं पे भी और आपके घर पे किसी ने भी उस बेल को रिंग करा, आपके फोन पे फोन आएगा। जैसे ही आप फोन को स्वाइप करके उठाएंगे तो एक वीडियो कॉल शुरू हो जाएगी। उस वीडियो हम्म। कॉल से आप ये देख सकते हैं कि कौन बाहर खड़ा है, उससे बात कर सकते हैं, उसको अलाउ कर सकते हैं घर के अंदर जाने के लिए। और फोन पे वहीं पर एक बटन भी हम लोग प्लेस कर रहे हैं, उस बटन को दबाते ही आपका घर खुल भी जाएगा। तो ये एक नई चीज हम लेकर आ रहे हैं। एक मतलब हम हर सॉकेट को आईओटी से कनेक्ट करने के लिए एक और चीज लेकर आए हैं। आप सॉकेट के ऊपर जस्ट एक मल्टी प्लग को प्लेस कर दीजिए और वो मल्टी प्लग जो है आपके ऐप के ऊपर आ जाएगा। फिर आप चाहे उससे उस मल्टी प्लग के अंदर एसी को कनेक्ट कर लो, चाहे आप उसमें अपने गीजर को कनेक्ट कर लो, कुछ भी प्रोडक्ट को कनेक्ट कर लो और अपने फोन से उसको ऑपरेट कर लो। ये सुनने में अभी थोड़ा सा गिमिकी जरूर लगेगा, कोई भी नया बंदा इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुनेगा ना तो उसको ऐसा फील होता है स्टार्टिंग के अंदर कि मुझे इस चीज की नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं आज से 100 साल पीछे की बात करूं ना, किसी को एसी की नीड नहीं थी, आज हर घर में। किसी को वॉशिंग मशीन की नीड नहीं थी। मैं रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे रील भी देख रहा था जिसके अंदर ये दिखाया था कि जब किसी ने पहली बार जीवन में वॉशिंग मशीन बेची थी, तो वो जब उसके कस्टमर्स थे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कपड़े धोने के लिए भी मशीन चाहिए, कि हम खुद धो लेंगे, हमारे तो घर में खुद धुलती है, अब एसी क्यों लगाएंगे, इतनी अच्छी हवा चलती है, अब एसी के लिए इतना खर्च करें। आज वो टाइम आ गया है कि कोई भी इन चीजों के बिना रह नहीं सकता। तो हम्म। आपके घर अगर आज नए बन रहे हैं तो उनको आज ही आप भी सोचिए, हम इन चीजों को बहुत प्राइस अफेक्टिव रेटों के ऊपर उपलब्ध करा रहे हैं। आप आज से सोचिए कि आप अपने घर को कैसे स्मार्ट होम बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले 5 सालों के अंदर तो ऐसा हो जाएगा कि आप जिसके घर जा रहे हैं वो ही स्मार्ट होम है। और आपको आउटडेटेड खुद से फील होने लग जाएगा कि यार 5 साल पहले घर बनाया था, हम भी सोच लेते तो हम भी स्मार्ट होम बना लेते। तो आज से ही अगर आप नया घर बना रहे हैं तो इस चीज को कंसिडर करके चलिए। मैं अपना हम्म। एग्जांपल देता हूँ। गंदी आदत है, ये सब चीजें गंदी आदत पड़ जाती है, लेकिन एसी हमारी एक गंदी आदत है, फ्रिज हमारी एक गंदी आदत है, फोन्स यूज करना हमारी एक गंदी आदत है। हम इन चीजों के बिना नहीं रह सकते। ह्यूमन है हम लोगों को चाहिए कि हमें सहूलियतें चाहिए, हमारे को इजी लाइफ करनी है अपनी। अब मैंने अपने घर के अंदर जैसे अपना टेस्टिंग फेस के ऊपर अपना पूरा इंस्टॉल कर रखा है। तो मेरे गीजर है जैसे वो कनेक्टेड है मेरे फोन के साथ। तो मैंने उसके अंदर टाइमर फीड कर रखा है। मुझे मान लो रोज सुबह 8 बजे नहाने जाना होता है रेडियो के ऑफिस जाने के लिए। मैंने 7:30 बजे का उसके अंदर टाइमर डाल रखा है। अपने आप वो चीज 7:30 बजे ऑन होती है, 8 बजे वो ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैं जब उठ के बाथरूम में पहुंचता हूँ मुझे मेरा पानी गर्म मिलता है, ना मुझे ऑन करने की जरूरत ना मुझे ऑफ करने की जरूरत। ऐसी मेरी पानी के मोटर के साथ है। अब कई एरियाज के अंदर किसी लिमिटेड टाइम पे ही पानी आता है, पूरे दिन नहीं आता। तो आपको पता है कितने बजे आना है, उतने बजे आप टाइमर डाल दो, उतने बजे आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। आपको पता है 20 मिनट में पानी भर जाता है, फिर वो एक्स्ट्रा ना बहे, आप 19 मिनट 18 मिनट पे टाइमर डाल दो कि इतने बजे ऑफ भी हो जाए। एक बार आप इन चीजों को कनेक्ट करोगे तो आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी ना कि आपको लगेगा कि मैं इनके बिना कैसे जी रहा था 1 साल पहले। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब मेरा एक क्वेश्चन, मतलब मेरा पर्सनल आपसे क्वेश्चन है कि अब स्विचेस की जब बात करते हैं ना, मतलब ये मान के चलो कि 18-20 रुपए से लेकर के स्विच स्टार्ट हो जाता है और 100, 150, 200 रुपए तक जाता है। तो जो वो 20 रुपए का स्विच है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो आपका 200 रुपए का स्विच है, तो एक तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो पहला तो ये मेरा क्वेश्चन है। सेकंड इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या है कि मतलब नॉर्मल बंदा जो है ना, एक नॉर्मल साइकोलॉजी, बंदा स्विच के बेस पे प्राइस कंपेयर करता है। वो स्विच उसे पसंद आ गया है ना, और स्विच को उन्होंने मान लिया, कंपनी ने अच्छा बना के उसे प्राइस कॉम्पिटिटिव पे दे दिया, लेकिन उसकी जो प्लेट्स है, प्लेट्स उसकी जो है वो महंगी आती है। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल सबको सुनना चाहिए जितने भी व्यूअर्स हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं सबसे पहला सवाल का मैं आपको एड्रेस करता हूँ कि 20 रुपए और 200 रुपए वाले स्विच के अंदर क्या फर्क होता है। अगर वो 20 रुपए वाला 200 वाला स्विच जो है ब्रांड ब्रांड का फर्क है, तो हम कह सकते हैं कि किसी ब्रांड का पर्टिकुलर ब्रांड का अच्छा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का खराब हो सकता है। लेकिन अगर एक ही ब्रांड के अंदर दोनों टाइप के मॉडल मिल रहे हैं तो उनके अंदर कोई फर्क नहीं होता। एक स्विच की क्वालिटी के एक फैक्टर, जैसे दो फैक्टर मैंने आपको बताए थे कि या तो वो ब्रास या फिर पोर्सिलीन, दो चीजें तो ये हो गई, आप ये चीज चेक कर सकते हैं। तीसरा, जब एक अच्छी कंपनी स्विच बनाती है ना तो उसके जो मोल्ड्स होते हैं उनसे भी उनकी क्वालिटी को डीप लेवल पे डिफाइन करा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ब्रास पार्ट्स भी अच्छे लगा लिए, आपने पोर्सिलीन भी लगा लिया पीछे, लेकिन अगर उनकी जो
शेपिंग है, उनकी जो साइजिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई हुई, कहीं ना कहीं वो ऑन ऑफ करने में स्विच जो अड़ेगा फंसेगा, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और यहीं पे जो है कंपनीज एंटर कर जाती है, क्योंकि उनके जो इंजीनियर्स होते हैं वो इतने वेल एजुकेटेड होते हैं कि वो इन सब चीजों को बहुत ही डीप लेवल पे सॉल्व कर चुके हैं। तो वो, अब इन सब चीजों से क्या होता है कि कोई भी कॉस्टिंग में इफेक्ट नहीं आया। मेरा अगर स्विच मान लो 20 रुपए का बन रहा है, तो वो कंपनी का भी 20 का ही बन रहा है, बड़े से बड़े ब्रांड का 20 का ही बन रहा है, लोकल वाले का भी 20 का ही बन रहा है। लेकिन उनकी इन स्ट्रेटेजीज की वजह से वो इतना एक्सपेंसिव उस स्विच को बेच पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी साइजिंग इतनी प्रिसाइसली होके करी हुई होती है कि वो बहुत स्मूथली रन कर रहा होता है बस। उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं लगाया हुआ जिसकी वजह से वो स्मूथली रन कर रहा है। उसकी इंजीनियरिंग बस अच्छे से हुई हुई है, और इस चीज की वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव स्विच को बेचते हैं। सेकेंडली, कई कंपनीज, जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये स्ट्रेटेजीज को बहुत लोग फॉलो करते हैं कि स्विच की प्राइसिंग तो बहुत ड्रॉप कर देते हैं। अगर घर में 20 रुपए का बन रहा है तो मार्केट में भी 20 का ही सेल कर दिया, स्विच के ऊपर कोई मार्जिन नहीं रखा, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा मार्जिन रख लिया कि आपका ओवरऑल बिल बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब लोग ऐसा करते क्यों है कि वो सिर्फ स्विच का रेट पूछते हैं? उसका भी एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक इलेक्ट्रिशियन एक घर का इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट का लिस्ट तैयार करता है, तो उसके अंदर सबसे ऊपर वो स्विच लिखता है, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो स्विच लिखता है। एक घर के अंदर अगर 500 स्विच लगने हैं, तो लेट से 12 मॉड्यूल के पेट 10 पीस लगेंगे, सॉकेट्स 20 पीस लग जाएंगे, इंडिकेटर 20 पीस लग जाएंगे, फैन रेगुलेटर 5-10 पीसेस लग जाएंगे। तो उसको लगता है यार स्विच तो 500 लग रहे हैं, स्विच का रेट पूछते हैं, 2 4 5 चीजें लगने वाली, इनका क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप एक एक्चुअल कैलकुलेशन में इस चीज को देखते हैं ना, तो जो स्विच की वैल्यू होती है वो 5% 7% भी नहीं होती टोटल बिल की। और अगर हम आपके देखते घर वही में है। 1 लाख रुपए का स्विच लग रहा है, 1 लाख रुपए के टोटल कंपोनेंट लगने हैं, तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपके जो स्विच लग रहे हैं वो लेस देन 10,000 रुपीज के लगेंगे किसी भी कंपनी के। और बाकी का जो 90,000 रुपीज का जो बिल है आपका बन के कन्वर्ट हो गया, उस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करते हैं और पूरा जज कर लेते हैं, और इसी चीज का कंपनीज बहुत फायदा उठाती है। जब भी आप अपने घर के प्रोडक्ट परचेज करने जाएं, तो स्विच की प्राइसिंग पे कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। आप हमेशा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सॉकेट पे कंपेयर करो, रेगुलेटर पे कंपेयर करो, कहां तक कोई भी कस्टमर वो सर पकड़ लेगा, कहेगा किस किस चीज के मैं रेट याद करूं या कहां तक कंपैरिजन करूं। हम्म। आप सिंपली एक चीज करो कि किसी भी शॉपकीपर के पास जाके अपनी रिक्वायरमेंट का पर्चा दो और उनसे कहो मुझे ये डिजाइन पसंद है, इसका बिल तैयार कर दो, और 2 3 जगह पे वो बिल्स को बनवाओ, और जहां पर आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, ट्रस्टेड ब्रांड्स ओनली, जहां पर आपको फायदा हो रहा है, वहां से परचेज करो। लेकिन एक टोटल बिल, टोटल वैल्यू देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट की वैल्यू। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है, क्योंकि ये चीज मैंने देखा ना कि अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्लाइंट है तो उन्होंने स्विचेस से कंपेयर करा, तो स्विचेस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन जब उन्होंने ओवरऑल प्लेट वेट सब मिला के करा, तो एक तरफ जो कोटेशन जो बन रही थी लगभग 1,60,000 के आसपास, तो दूसरे ब्रांड में बनी वो लगभग 60,000 में। इतना वही डिफरेंस बात है, वही बात है। और हो गया। स्विच के प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है दोनों के। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। और मैं आपको ब्रांड भी बताया तो एक तरफ था लीग्रैंड और एक तरफ था नॉरिस। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया कौन सा बिल होगा। हाँ। हाँ। तो अभी इसमें जो है ना, आई थिंक मेरे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी लास्ट में रैपिड फायर राउंड में आपके साथ खेलूंगा। तो इसमें आपको सिर्फ मिथ और फैक्ट बोलना है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम कुछ जो है क्वेश्चंस अपने जो व्यूअर है उनके ले लेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। ओके। और जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि लाइव जैसे ही डलेगा, तो ये वीडियो जो है डलते साथ ही डाउनलोड करके हम डिलीट कर देंगे, फिर उसको हम यूट्यूब पे डालते हैं। तो जो भी बंदा है लाइव वो देखता रहे, क्योंकि फिर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और लाइव क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। तो इसमें पहला जो है, गीले हाथों से स्विच टच करना सेफ होता है, मिथ और फैक्ट? सेफ होता है, मिथ। मिथ है। हाँ, ऑब्वियसली मिथ है, सेफ नहीं होता। सेफ नहीं, नहीं सेफ नहीं होता तो फैक्ट है। आपने बोला अच्छा सेफ होता है, टच करना ओके सेफ होता। ओके। तो आपने बोला मिथ, परफेक्ट, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, एमसीबी सिर्फ शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ओवरलोड से नहीं, मिथ और फैक्ट? मिथ। मिथ है, ओके। अगर घर में अर्थिंग हो तो शॉक नहीं लगता, मिथ और फैक्ट? मतलब दोनों ही बोलूंगा, शॉक नहीं लगता, शॉक लग फिर भी लग सकता है। लग सकता है ना, मतलब लग सकता है। बेसिकली मतलब दोनों के बैलेंस, दोनों के बीच का आंसर हो गया बेसिकली, मतलब मतलब बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि एक तो करंट लग के आपका करंट लगा रह गया, वो रिस्की होता है। अगर अर्थिंग करा रखी है तो वो अर्थ से करंट पास आउट हो जाएगा, जस्ट आपको एक शॉर्ट लग सकता है विद इन अ सेकंड का, वो कंटिन्यूस करंट नहीं लग सकता। मतलब इंटेंसिटी उसकी काफी हद तक कम हो जाती है करंट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके।
फोर्थ क्वेश्चन है, रबर सोल्ड शूज पहन के करंट लगने से बचा जा सकता है, मिथ और फैक्ट? 100% नहीं बचा सकता। नहीं करंट तो फिर भी वही सेम आंसर है लगेगा कि वो मतलब हम, झटका तो लग ही सकता है आपको। अच्छा मतलब अगर आपने चप्पल पहनी हो रबड़ की जूते की तब भी लगना तो है ही आप मतलब। करंट वाली वायर को टच थोड़ी कर सकते हो, करंट तो फिर भी लग सकता है। करंट आपका सर्किट पूरा नहीं होगा तो आपको करंट लगा नहीं रहेगा, लेकिन झटका तो लग सकता है। ओके, एल्युमिनियम वायर कॉपर वायर से बेटर होती है, मिथ और फैक्ट? मिथ। राउंड टू है, अब इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है, ठीक है जी। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास पानी गिर जाए तो तुरंत स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। ओके, पावर स्ट्रिप पे मल्टीपल हैवी अप्लायंसेस लगाना सेफ होता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, घर के अंदर भी लाइटिंग अरेस्टर लगाना जरूरी होता है, ट्रू और फॉल्स? जरूरी नहीं होता, लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। अर्थिंग ना होने से बिजली का बिल ज्यादा आता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, एक ही प्लग पॉइंट पे फ्रिज और माइक्रोवेव दोनों लगाना सेफ है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें थर्ड राउंड जो है, मैं आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दूंगा और आपको उसका आंसर देना है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो पहले काम क्या करोगे? इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो सबसे पहले भाई डॉक्टर के पास भाग लो। अगर ज्यादा लग गया तो, अगर कम लगा हुआ है तो ठीक है, आप उसको हील कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आप मतलब आप ये लालच मत करो कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, या आप वेट कर रहे हो उसको ठीक होने का। कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर उसको थोड़ी सी भी ज्यादा इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, आप फटाफट डॉक्टर के पास जाओ। ओके, अगर एक वायर जली हुई स्मेल दे रही है तो क्या करना चाहिए? जली हुई स्मेल दे रही है तो आप अपनी एमसीबीज को ड्रॉप कर दीजिए। उस जगह पे किसी भी चीज को ऑन मत करो, और अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उस वायर को चेंज करवाओ। मतलब उसको टेम्परेरीली यूज नहीं करना चाहिए। ओके, अगर किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड से स्पार्किंग हो रही है तो तुरंत क्या स्टेप लेना चाहिए, स्पार्किंग हो रही है तो? तभी मैं आपको यही सेम आंसर करूंगा। आप उस पूरे एरिया का करंट ड्रॉप कर दीजिए। आप एमसीबी को गिरा दीजिए, आरसीसीबी है तो उसे ड्रॉप कर दीजिए। और एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन के आने के बाद ही उस जगह को यूज करें, वरना मत करें। ओके, नेक्स्ट है, बिजली गिरने के टाइम सेफेस्ट जगह कौन सी होती है? बिजली गिरने के टाइम सेफेस्ट जगह वैसे तो यार बोलने के लिए तो आपकी टेबल के नीचे होती है। अच्छा, टेबल के जैसे नीचे होती भूकंप के अंदर, हाँ, किसी भी वुडन चीज के नीचे आप सेफ हो। है? ओके, अच्छा वुडन चीज के नीचे। हाँ। अगर करंट की वजह से छोटी सी चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, छोटी सी चोट लग जाए? छोटी सी करंट की वजह से चोट लग जाए तो कुछ नहीं यार, नॉर्मल एंटीसेप्टिक से भी ठीक हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी चीज हमारे लाइन के अंदर हम लोग तो रोज करंट से खेलते हैं, लगती रहती है, बहुत कुछ नहीं होता। ओके, ओके, और अब लास्ट के 10 मिनट्स हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हो कुछ भी, चाहे वो आकाश से रिलेटेड हो तो वो सारी चीजों को आप पूछ सकते हैं, चाहे वो मुझसे हो, वट एवर जो भी आपके क्वेश्चन हो उनके, डीलरशिप से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी चीजें हो, फिर उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे। एपी कंसल्टेशन का क्वेश्चन है, सर एमसीबी आउटसाइड और इनसाइड प्रेफरेबल? आउटसाइड ऑफ और इनसाइड व्हाट? घर के इनसाइड नहीं, घर के आउटसाइड होनी चाहिए। लेकिन वो वॉल्स के बाहर नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर रखो, लेकिन आपके जो रूम्स है उनके बाहर रखो। ओके, आदित्य का स्टेयर केस क्वेश्चन, जो एरिया होता है वहां पे सीढ़ियों के पास सबसे सेफ एरिया सेफ होता एरिया रहता है ना सीढ़ियों के नीचे। है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट आकाश। बाय। बाय।